चैप्टर 37। अगली सुबह जब मिश्री की आंख खुलती है वह खुद को बेड पर पाकर अपने मन में सोचती है, मैं तो बालकनी में थी ना, तो मैं बेड पर कैसे। इतना बोल वो अपनी बगल में सो रहे माधव की ओर देखती है, जहां उसकी प्यारी सी मिष्टी बेटी माधव के सीने पर सर रखकर बड़े सुकून के साथ सो रही थी। मिश्री अपने मन में बोली, अपने इस प्यार को क्यों मुझसे छुपा रहे हैं आप। मैं जानती हूँ आज भी आप मेरी केयर करते हैं, लेकिन ये चुप्पी, ये रूखापन मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा अब। मिश्री प्यार से दोनों सुकून से सो रही पापा बेटी को देख अपनी जगह से उठ वॉशरूम में फ्रेश होने चल जाते हैं। कुछ देर बाद नीचे डाइनिंग टेबल पर मिश्री निर्मम और साहिल को ब्रेकफास्ट सर्व कर रही थी। तभी उसकी नज़र सामने से आ रहे आरव पर जाती है। आरव अंदर आ सबसे पहले निर्मम और साहिल के पैर छूता है, आशीर्वाद देता है और उसके बाद मिश्री के पैर छूकर उसे गले लगाकर बोला, कैसी हो दी। मिश्री उसका चेहरा अपने हाथ में थाम कर बोली, कैसी रही तेरी कॉलेज की ट्रिप। चल बैठ जाओ और सभी के साथ ब्रेकफास्ट करो। आरव बोला, कैसे मेरी क्यूटी पाई, कहाँ है वो। तभी उसके कानों में सॉफ्ट सी तोतली मिष्टी की आवाज बढ़ती है। मामू आरव पलटकर देखता है जहाँ माधव मिश्री को अपने गोद में लिए दोनों ही पापा बेटा बेटी फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट करने नीचे आ रहे थे। आरव जल्दी से माधव के पास जा मिश्री को अपनी गोद में ले अपनी पॉकेट से चॉकलेट निकाल मिष्टी को देते हुए कहता है, इसे कौन खाएगा। मिष्टी चॉकलेट आरव के हाथ से लेते हुए बोले, मैं खाऊंगा। मैं चॉकलेट ले मिष्टी माधव की और चॉकलेट कर बोली, पापा चॉकलेट। माधव मिश्री के सर पर प्यार से हाथ फेर बोला, ज्यादा चॉकलेट नहीं खाते हैं, ये तेरा मामू तेरे दूध के दांत सड़ा के रख देगा। आरव बोला, क्या जीजू आप भी 2 चॉकलेट में क्या ही मेरी बेटी के दांत सड़ेंगे। इतना बोल वह मिष्टी को लेकर डाइनिंग टेबल पर आ जाता है। माधव बाहर की ओर जाने लगता है तो निर्मम उसे रोकते हुए बोली, माधव बेटा ऐसे खाली पेट घर से बाहर नहीं जाते, इधर आओ और हमारे साथ ब्रेकफास्ट करो। माधव बिना पलटे बोला, माँ मैं ऑफिस में कुछ कर लूंगा, मुझे लेट हो रहा है, अर्जेंट मीटिंग के लिए जाना है। माधव ने एक ही कदम आगे रखा था कि साहिल की आवाज जिसके कान में पड़ती है, तो इतनी सुबह सुबह मीटिंग रखते क्यों हो, तुम इधर आओ, सुना नहीं तुम्हारी माँ ने क्या कहा, साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट करोगे, बिना ब्रेकफास्ट करके कोई भी नहीं जाएगा घर से बाहर, समझे तुम सब लोग। साहिल थोड़े गुस्से में रहते हैं क्योंकि वह जानते थे कि पिछले कुछ सालों से माधव मिश्री को इग्नोर कर रहा है और उनके लाख समझाने के बाद भी वह ना ही कुछ भी उन्हें बताता है और ना ही अपने और मिश्री के रिश्ते को सुधारने की कोशिश करता है। साहिल को गुस्से में देख माधव आगे बिना कुछ बहस किए चुपचाप से डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाता है। मिश्री आ गया माधव और आरव दोनों का ही खाना सर्व करती है। आरव खाने की तारीफ कर रहा था। आरव बोला, फाइनली 10 दिन बाद मैं आपके हाथ का खाना खाया है। इतना बोल बगल में खड़ी मिश्री की हथेली को चूम कर बोला, आपके हाथों में तो जादू है। फिर वह निर्मम से बोला, माँ अपने हाथ का खाना खिलाना रात को डिनर में, बहुत दिनों से बाहर का खाना खाकर पक चुका हूँ और मेरी फेवरेट खीर जरूर बनना, आपके हाथ की वह खीर लाजवाब है। निर्मम हंसते हुए, अच्छा अभी तो खा ले, रात को सारा तेरी पसंद का खाना बनाऊंगी। अगर मुझे पता होता ना तू आने वाला है तो मैं अभी तेरी पसंद का सब कुछ बनाकर रख देती। आरव निर्मम की ओर फ्लाइंग किस करते हुए बोला, आप सच में बहुत प्यारी हो। उसकी गोद में बैठी मिष्टी चॉकलेट खाते हुए आरव को ही देख रही थी कि कैसे वो उसकी दादी को मास्क लगा रहा है। आरव की आवाज मेडिसिन और ट्रीटमेंट से वापस आ चुकी थी। इन 7 साल में बहुत कुछ बदल चुका था। अब आरव स्कूल से कॉलेज में आ चुका था। मिश्री और माधव के रिश्ते बदल चुके थे। एक कड़वाहट ने उनके रिश्ते में अपनी जगह बना ली थी। निवांश ऋषि के साथ घर वापस आ सीधा अपने रूम में जाता है। बालकनी के पास विंडो में बैठ बस वहां से बाहर के नज़ारे को देख रहा था। उधर ऋषि घर पर आ निशिका के रूम में जाता है और उसके सामने सोफे पर बैठते हुए बोला, दी आपके कहने पर मैं निवेश को विवान से मिलवा कर आया हूँ, मतलब दिखा कर लाया हूँ, लेकिन उसने मुझे एक सवाल किया कि आखिर उसके डैड ने उसकी मॉम को क्यों छोड़ा। क्या आप बताएंगे उसे, क्या निवांश को सब सच बताएंगे। लेकिन अब तो वह गलतफहमी भी दूर हो गई है। विवान सच जान चुका है ये कि वह लड़की माया नहीं थी जिसे वह ढूंढ रहा था, वह आप थी। आपकी भी तो गलतफहमी दूर हो गई ना। अगर विवान उस माया से प्यार करता तो एंगेजमेंट नहीं तोड़ता। वह पागलों की तरह आपको ढूंढ रहा है। आप अपना नाम बदलकर रह रही है, इसलिए उसके लिए मुश्किल हो रहा है आपको ढूंढना। क्यों छिपकर सब कुछ कर रही है। एक बार विवान से जाकर बात करके देखिए, उसे बात कर देखिए कि उसका कोई बेटा भी है। प्लीज दी प्लीज, एक बार विवान से मिल लीजिए। निमी अपने इमोशनलेस चेहरे से उसकी सारी बातें सुन रही थी। वह अपनी जगह से उठ बालकनी में जा बाहर ढलते हुए सूरज को देख रही थी। ऋषि भी उसके पीछे पीछे बालकनी में आ उसके पीछे खड़ा हो जाता है। निम्मी ऋषि से बोली, तुम्हें सूरज को ढलते हुए देख रहे हो, ये रोज ढलता है।
रोज एक नई सुबह आती है। मुझे नहीं पता वह मेरी जिंदगी की नई सुबह कब आएगी। कब मैं हिम्मत कर विवान के पास जाकर कहूंगी कि निवांश उसका बेटा है। लेकिन मेरी हिम्मत तब टूट जाती है। मेरी हिम्मत नहीं है वापस मुड़कर जाने की। हम सब कुछ छोड़कर, सबको बिना बताए यहाँ आ गई थी। क्या जवाब दूंगी मैं वापस जाकर दी के सवालों का? क्या जवाब दूंगी? कैसे मैं वापस जा उन्हें बताऊंगी कि मैंने हमारे बायोलॉजिकल माँ पापा के कातिलों से बदला ले लिया है? ऋषि की आंखें ये सुन नम हो जाती है। निमि आगे बोली, कैसे मैं उन्हें बताऊंगी कि निशिका राजवंश मेरी असली पहचान है? उनकी भी एक असली पहचान है, लेकिन मैं उन्हें कैसे बताऊंगी? उन्हें आज तक कुछ याद नहीं आया और मेरी यादों से वह काली रात गायब नहीं होती। हर रोज नया सवेरा तो आता है, पर मुझ में हिम्मत नहीं आती कि उस घर में वापस चली जाऊं। और किस हक से जाऊंगी? सिर्फ विवान के बेटे की मां होने के हक से। मुझे नहीं पता, लेकिन उसी दिन हमारा रिश्ता टूट गया था, जिस दिन डाइवोर्स हुआ था। ऋषि निमि के दोनों हाथों को अपने हाथ में थाम कर बोला, दी एक कागज के टुकड़े पर साइन करने से दिल के रिश्ते खत्म नहीं होते। मैं जानता हूँ आप आज भी विवान से प्यार करती हैं। आपकी आंखों में दिखता है मुझे। आप उसकी पल पल की खबर रखती है। मिलने में क्या हर्ज है? बस एक बार मेरे कहने से उसके पास चले जाए। अगली बार प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई डील हो तो प्लीज आप जाएगा उस मीटिंग को हैंडल करने। निमि कुछ नहीं कहती। ऋषि निमि के रूम से चला जाता है।